हेलो स्टूडेंट, हम 9th क्लास के हिस्ट्री के लास्ट पार्ट पे हैं। उसके विषय में हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर में कि दास प्रथा का उन्मूलन। जो दास रहे हैं, गुलाम रहे हैं, उनकी स्थितियाँ हमने देखी क्या रही हैं। अब उन दासों की आज़ादी के विषय में बात की गई है। जैसे हमने देखा था कि जो दास थे, आज़ाद हुए थे, उन्हें लाल टोपी पहननी पड़ी थी। तो वैसे ही यहाँ दासों के विषय में बात की गई है। फ्रांसीसी उपनिवेशों में, फ्रांसीसी उपनिवेश जो फ्रांस जैसे ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, भारत रहे हैं, वैसे ही उस समय की जो ताकतवर, दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति के तौर पे जो क्या है, फ्रांस भी रहा है और इंग्लैंड भी रहे हैं। दो पहले ये दुनिया की ताकतवर शक्तियाँ रही हैं। में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के फ्रांसीसी सामाजिक सुधारों में से एक था। यहाँ बात की गई कैरेबियाई जो उपनिवेश रहे हैं, मार्टिनिक, गुadeloupe और सेंट डोमिंगो, तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। तो यहाँ जो क्या है, इन प्रांतों में जो क्या है, नील, चीनी और कॉफ़ी का उत्पादन है, तंबाकू का उत्पादन करवाया जाता था। अपरिचित एवं दूर देश जाने में काम करने के लिए के प्रति यूरोपियों में अनिच्छा का मतलब था कि बगानों में श्रम की कमी है, क्योंकि वे बगानों में काम करने के लिए नहीं जाना चाहते थे। इस कमी को यूरोपीय, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया कि इन यहाँ से जो क्या दासों को ले जाया गया और दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। तो कौन सी सदी में है? 17वीं शताब्दी में हुआ है। उसके बाद बात करता है आगे आपका फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज़ ले जाते थे। कौन कौन सी बंदरगाहें हैं? बोर्दे और नान्ते। यहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर, मतलब क्या है, यहाँ दासों को दाग कर हथकड़ियाँ लगाई जाती थी में डालकर अटलांटिक महासागर के पास कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। 3 महीने के बाद वो उन स्थानों पर पहुंच पाते थे। यहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करने में संभव हुए। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाहें फलते फूलते दास व्यापार के कारण समृद्ध बन गई थी। ये दोनों बंदरगाहें जहाँ से दासों को ले जाया गया है। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली ने लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेश में रहने वाले प्रजा सहित समस्त क्रांति जो फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। सिर्फ बहस हुई है यहाँ पे नेशनल असेंबली में, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के बहस से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया। उन्होंने कोई कानून पारित नहीं किया व्यापारियों की वजह से। तय सन 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। तो यहाँ कन्वेंशन ने यह काम किया है कि दास प्रथा का उन्होंने दूर करने के लिए कानून है वो पास किया 1794 में। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः बहाल कर दी, क्योंकि 1804 में नेपोलियन का उदय हुआ था। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हितों साधने के लिए अफ्रीका निग्रो लोगों को गुलाम बनाने के लिए स्वतंत्रता मिल गई और फ्रांसीसी उपनिवेश अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में। 1848 की जो क्रांति है, यहाँ पे निग्रो हैं अफ्रीका में सारा रेगिस्तान में रहने वाले स्थानीय लोगों की जो जाति है, जिन्हें निग्रो कहा गया है। यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। इसमें क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी के विषय में बात होती है कि क्रांति में रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या कुछ जो हमें देखने को मिलता है। राजनीतिक लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल, उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। 1789 के बाद वर्षों से फ्रांस में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में अनेक ऐसे परिवर्तन आए जो यहाँ हमने देखने को मिले हैं। फ्रांसीसी जो यहाँ क्रांतिकारियों ने सरकार में कानून बनाकर स्वतंत्रता, समानता के आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। यह भी हमने देखा है। जो पुरुषों के अधिकार घोषणा पत्र रहा, उसमें बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 में गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था, सेंसरशिप की समाप्ति थी। सेंसरशिप है जो राजा पर उसका अधिकार होता था उन पर किताब, अखबार, नाटक जो राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित व आमंत्रित किया जा सकता है। इस तरह का यहाँ है सेंसरशिप क्या है।
ये बातें यहाँ पे दिखाई गई हैं। पुस्तकों में छपी तस्वीरों में बाढ़ आ गई, यहाँ पे वो तेज़ी से देहात तक पहुँच गई। जो किताबों का प्रचलन हुआ वो बातें यहाँ रखी गई हैं। प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ रही, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की उन्हें आज़ादी मिली, दूसरे के दृष्टिकोणों को सहमत करने की कोशिश की जाने लगी। यहाँ वो बातें हैं। राजनीतिक व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने जुड़ने का लोकप्रिय तरीका था। तो यहाँ जो लोग लिखते थे उनके द्वारा ही जो ज्ञान समझा जा सकता था वो बातें रखी गई हैं। आगे हम बात करते हैं, हमारा लास्ट पार्ट है जो यहाँ पे 1804 में नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है और उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों का विजय अभियान उसने शुरू किया। उसने पुराने राजवंशों को हटा दिया और नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर जो है उसने अपने ख़ानदान के हाथों में दे दी, उनके परिवार के सदस्यों को दी है। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अगर दूत मानता है कि उस वही आधुनिकीकरण पर उनको लेकर चल सकता है। निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उसने कानून बनाए। दशमलव पत्ती पर आधारित उसने नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, लेकिन उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे और 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हुई। तो यहाँ यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले क्रांतिकारी उपायों पर असर उनकी मृत्यु के बाद देखने को मिला कि किस तरह से जो उन्होंने अत्याचार किए हैं उनके विषय में वो बातें हमें देखने को मिली यहाँ पे। तो यहाँ स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। जो अगर हम बात करते हैं तो यह एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ बातें की गई है। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे विचारों से प्रभावित होने वाले एक थे। राजा राम मोहन राय और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जुलाई क्रांति में उनकी कल्पना की नई धारा है। फ्रांस में 1830 में हुई जलवायु क्रांति के जानने के बाद वह किसी और चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण इन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए कैपटाउन में वह जिद करने लगे क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। तो यहाँ दिखाया गया राजा राम मोहन राय किस तरह उनसे प्रभावित हुए हैं, उस क्रांति से प्रेरित हुए हैं, ये बातें यहाँ रखी गई हैं। हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में बात करें तो एक खूंखार ये तानाशाह शासक रहा है जिसकी बात होती है तो इसके विषय में हम आगे जो हमारे चैप्टर रहेंगे, हमारा एक चैप्टर है उसके विषय में हम बात करेंगे नेपोलियन के विषय में। तब तक आपका धन्यवाद। वहाँ पर डिटेल दी जाएगी आपको।